हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को। और यहाँ पर आज है 12 सितंबर और 12 सितंबर का जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम है एसएससी सीजीएल का वो समाप्त हो चुका है। तो देखेंगे कि यहाँ पर आज 12 सितंबर में फर्स्ट शिफ्ट में कुछ यहाँ पर हम आपको मेमोरी बेस्ड यानी कि जो एमबीक्यू होने वाले हैं मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन करवाने वाले हैं कि आज फर्स्ट शिफ्ट में क्या क्या पूछे गए थे, जो कि कुछ कुछ आपके जो है सेंटर जाकर के जो वहाँ से बच्चे निकलते हैं उससे पता चल पाता है। तो करने वाले हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए। पहला जो क्वेश्चन है आपका कि उपराष्ट्रपति से संबंधित जो है अनुच्छेद आपसे पूछा गया था कि कौन सा आर्टिकल है जो आपका उपराष्ट्रपति से रिलेटेड है। तो 63 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद जो 63 होता है ये यह निर्धारित करता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। दूसरा आपको पता होगा कि जो उपराष्ट्रपति होता है ये राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ये तो सभी को पता है। राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ये किस आर्टिकल में लिखा है, तो ये लिखा है आर्टिकल 64 यानी कि 64 में। इसको याद रखना है, कई बार पूछते हैं कि किस अनुच्छेद के तहत राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तीसरी चीज इनका 69 याद रखना है, यानी कि जो उपराष्ट्रपति की शपथ वगैरह होती है उसका जो रिलेशन है वो आर्टिकल 69 से, ये चीज भी आपको याद रखना है। और उपराष्ट्रपति का जो पद है वो लिया किस देश से गया है, तो ये यूएसए यानी कि आपके अमेरिका से लिया गया है। 4 पॉइंट याद रखेंगे, आपको इससे क्वेश्चन आपका घुमा फिरा कर देखने को मिल जाएगा। आते हैं अपने नेक्स्ट। देखिए, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और उसके मॉक टेस्ट में अगर आप अपनी अच्छी पकड़ बनाना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि टेक्स्ट बुक का जो आपका मॉक टेस्ट है वो सबसे बेहतर होता है, क्योंकि टेक्स्ट बुक में आपको मॉक टेस्ट के साथ में सभी एग्ज़ामों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिल जाते हैं, जिसमें कि अगर आप मेरा कूपन कोड राज10 यूज करेंगे तो आपको 12% डिस्काउंट के साथ में 615 रुपये में पूरे 1 साल के लिए टेक्स्ट बुक का पास प्रो मिल जाएगा। यानी फिर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, स्टेट एग्ज़ाम, सारे के सारे एग्ज़ामों के मॉक टेस्ट प्लस प्रीवियस ईयर पेपर सारे के सारे मिल जाएंगे। मेरा कूपन कोड से जब आप परचेस करते हैं तो मुझे थोड़ा सा आप कहीं ना कहीं फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं, तो जाइए परचेस करिए। इसका परचेस करने का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और उसके साथ साथ कॉमेंट बॉक्स में भी पिन कर दिया है। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है हमारा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर पूछा गया कि जो कथकली नृत्य है वो किस राज्य से संबंधित है। आई थिंक जो कल आपका पूछा गया था इसी तरह से जो सिंपल क्वेश्चन था वो था भरतनाट्यम को लेकर के, और आज आपका कथकली। तो भरतनाट्यम की बात करें तो ये आपका तमिलनाडु से रिलेटेड है, जो कि भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। लीला सैमसन हो गई, पद्मा सुब्रमण्यम हो गई, इनका जो रिलेशन है वो भरतनाट्यम से है। कथकली की मैं बात करूँ तो इसका रिलेशन केरल से, केरल इसका राइट आंसर था। और केरल ही इकलौता ऐसा राज्य है जिसके कि 2 शास्त्रीय नृत्य है, ये आपको याद रखना है। एक तो आपका मोहिनी अट्टम होता है और मोहिनी अट्टम के साथ में दूसरा जो आपसे पूछा गया है यहाँ पर कथकली होता है। तो पहला आपका कथकली, दूसरा मोहिनी अट्टम, और सबसे लास्ट में जिसको आपका जो आपका शास्त्रीय नृत्य का दर्जा मिला हुआ है वो है सत्रिय नृत्य, जो कि असम राज्य से रिलेटेड है। इसको वर्ष 2000 में जो है शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया था, ये चीज़ भी यहाँ पर याद रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग आ जाएंगे। देखिए, इन सारे क्वेश्चंस वगैरह की जो होते हैं एक्सपेक्टेड वगैरह, उनकी हम पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल वगैरह में देते हैं। अपडेट वगैरह भी व्हाट्सएप चैनल पर मिलती है। अगर आप पिछले दिनों की पीडीएफ नहीं मिली हुई है तो जाकर के वहाँ पर देखेंगे तो पिछले दिनों की भी वहाँ पर अपलोड की हुई है। तो जाइए, दोनों के लिंक व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल, उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से जाकर के जुड़ जाना है, तो वहाँ पर सारी चीज़ें मिल जाएंगी। नेक्स्ट एक क्वेश्चन यहाँ पर आया हुआ था कि बांसुरी से संबंधित कलाकार कौन से हैं। उसमें ऑप्शन में आपका हरि प्रसाद चौरसिया दिया हुआ था, हरि प्रसाद चौरसिया दिया हुआ था, जाकर के ये याद रखना है। तो हरि प्रसाद चौरसिया इसका राइट आंसर था। और एक राकेश चौरसिया भी याद रखेंगे, क्योंकि इनको अभी हाल में अवार्ड मिला हुआ है, तो पूछा जा सकता है राकेश चौरसिया से। तो राकेश चौरसिया का भी जो रिलेशन है इनका भी बांसुरी से है। एक आपको राजेंद्र प्रसन्ना नाम याद रखना है, राजेंद्र प्रसन्ना भी कई बार पूछ लेते हैं, ये नाम तो फेमस है, राजेंद्र प्रसन्ना भी याद रखना है। राजेंद्र प्रसन्ना के साथ साथ पन्नालाल घोष भी याद रख सकते हैं, पन्नालाल घोष भी कई बार पूछा जाता है, तो पन्नालाल घोष याद रखना है। इसके साथ क्या याद रख सकते हैं, राजेंद्र प्रसन्ना हो गया, पन्नालाल घोष हो गया, वी कुंज मणि आप लोग याद रख सकते हैं, वी कुंज मणि जो पूछा जाता है, वी कुंज मणि हो गया, और हरि प्रसाद चौरसिया हो गया। इतने ही आपके हो गए, इनको यहाँ पर याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आगे आ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी देखा गया, एक क्वेश्चन आपका ये पूछा गया कि एशिया की सबसे बड़ी झील कौन सी है। देखिए, सबसे बड़ी अगर आपसे झील पूछी जाए
तो वो आपकी कैस्पियन सागर हो जाएगी, जो कि आपकी एशिया की है। तो ऑप्शन में आपको कैस्पियन दिया होगा, तो जो कैस्पियन सागर है जाकर के ये क्या है कि एशिया की आपकी सबसे बड़ी झील है। और इसी जगह आपका अगर कृत्रिम पूछा गया होगा, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कृत्रिम पूछा गया है, तो अगर एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील पूछी जाए मीठे पानी की, तो वो है ढेबर झील, जो कि राजस्थान में। तो जो भी पूछा गया आप उसी हिसाब से देख लेंगे, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। ढेबर झील है ये आपकी सबसे बड़ी है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर आपकी जो ढेबर झील है ये आपकी कृत्रिम झील है मीठे पानी की, राजस्थान की, जो कि सबसे बड़ी है। एशिया की सबसे बड़ी जो झील है वो आपके यहाँ पर कैस्पियन सागर है, इसको भी याद रखना है। और भारत की अगर सबसे लंबी झील की बात करी जाए, भारत की अगर सबसे लंबी की बात कर ली जाए कि सबसे लंबी झील कौन है, तो वो है वेम्बनाथ। इसको भी याद रखना है, कई बार पूछा जाता है कि जो वेम्बनाथ झील है ये आपकी है भारत की सबसे लंबी। और वेम्बनाथ का कई बार लोकेशन भी पूछते हैं कि कहाँ पर है, तो वेम्बनाथ की जो लोकेशन है वो केरल में है, ये याद रखेंगे। वेम्बनाथ जो झील है वो केरल में है, भारत की सबसे लंबी लेक है, इसको भी यहाँ पर ऐड करके रखेंगे। नेक्स्ट आगे है, नेक्स्ट है कि एलोरा की गुफाएं जो हैं वो किसके शासनकाल में बनाई गई थी। आई थिंक यहाँ पर आपके जो राजवंश दिए हुए थे, तो राजवंश से रिलेटेड यहाँ पर आपकी बनाई गई थी। तो राजवंश की मैं बात करूं तो इसको दो राजवंशों ने बनाया हुआ है, एक तो हो गया सातवाहन, या तो ऑप्शन में दिया होगा, और या फिर आपको राष्ट्रकूट दिया होगा। इन दोनों वंशों ने ही एक्चुअली बनाया हुआ है। राष्ट्रकूट हो गया वंश और सातवाहन हो गया। राष्ट्रकूट की जो स्थापना है ये मैंने आपको पहले दिन भी बताई थी, जब मैंने आपको करवाया हुआ था कि राष्ट्रकूट की जो स्थापना है ये करी हुई थी दांती दुर्ग ने, इसको दांती दुर्ग ने करा हुआ था। और सातवाहन की वंश करी हुई थी जाकर की स्थापना सिमुक ने। सातवाहन के वंश से भी रिलेटेड आपका शासक एक पूछा जा चुका है, राष्ट्रकूट का भी पूछा जा चुका है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो ये आपका एलोरा वाली गुफाओं से आया हुआ था। नेक्स्ट एक गवर्नर से क्वेश्चन आया हुआ था कि गवर्नर जो आपको दिए हुए थे, यानी कि गवर्नर जो थे उन्होंने कौन से गवर्नर ने कौन सा काम करवाया हुआ है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें मैच करने के लिए आया हुआ था, मैचिंग टाइप का आई थिंक, जैसा कि पता चला हुआ है। तो देख सकते हैं गवर्नर जनरल से रिलेटेड आप लोग टॉपिक, किस गवर्नर जनरल ने जो है क्या करवाया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन ने कौन सी किताब लिखी हुई। देखिए हर्षवर्धन की बात करें तो हर्षवर्धन ने 3 किताबें लिखी हुई हैं। अब कौन सी किताब दी हुई थी, एक तो मैं बात करूं तो एक बुक है रत्नावली। रत्नावली जो बुक है ये लिखी हुई है जाकर के हर्षवर्धन ने। एक नागनंदा याद रखना है, नागनंदा जो बुक है ये भी हर्षवर्धन ने लिखी हुई है। और इसके साथ में एक प्रियदर्शिका, यानी कि प्रियदर्शिका भी याद रखना है। प्रियदर्शिका जो है ये भी लिखी हुई है जाकर के हर्षवर्धन ने। 3 किताबें कुल लिखी हैं, नागनंदा, प्रियदर्शिका और रत्नावली। बाकी इनके जो दरबारी कवि थे वो आपके बाणभट्ट थे। और बाणभट्ट ने जो बुक लिखी हुई है, बाणभट्ट ने एक तो हर्षचरित लिखी हुई है, और हर्षचरित की अगर बात करी जाए तो वो हर्षवर्धन की ही जीवनी है। और दूसरी इन्होंने लिखी है बुक कादम्बरी, क्योंकि ये भी पूछ लेते हैं कि एक बार क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया PYQ में कि इनमें से कौन सी पुस्तक जो है वो हर्षवर्धन ने नहीं लिखी। ऑप्शन में नागनंदा था, प्रियदर्शिका था और रत्नावली था और कादम्बरी दिया हुआ था। तो कादम्बरी जो है बाणभट्ट ने लिखी हुई है, इसको याद रखना है। ये इनके कोर्ट पोएट यानी कि दरबारी कवि रहे हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हेमिस त्यौहार किस राज्य से संबंधित है। देखिए हेमिस की बात करें तो याद रखना है लद्दाख इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो लद्दाख है इससे आपका हेमिस फेस्टिवल रिलेटेड है। और इसको मनाते कब हैं, अगर आपसे कभी महीना पूछ ले तो जून या फिर जुलाई ऑप्शन में देगा, या दोनों दे देगा, जून जुलाई इस तरह से लिख करके। तो इसको जून या जुलाई के हिसाब से मनाया जाता है लद्दाख में हेमिस फेस्टिवल को, ये याद रखना है। और भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क की बात करें तो सबसे बड़ा जो नेशनल पार्क है यानी कि जो राष्ट्रीय उद्यान है वो भी इसी नाम से हेमिस नेशनल पार्क, जो कि लद्दाख में ही है। और क्या याद रखना है इससे हेमिस फेस्टिवल से, और ये आपसे पूछे कि कौन से धर्म से रिलेटेड है, तो ये आपका बौद्ध धर्म से रिलेटेड त्यौहार है हेमिस फेस्टिवल। और याद रख सकते हैं इसमें जो होता है इसमें मुखौटों का प्रयोग किया जाता है, यानी कि मास्क लगा करके क्या करते हैं लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं हेमिस फेस्टिवल को। तो हेमिस फेस्टिवल से इतने फैक्ट यहाँ पर याद रखने हैं। नेक्स्ट आगे है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय टीम ने पहली बार क्रिकेट वर्ल्ड कप कब जीता हुआ था, तो 1983 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये खेला गया था वेस्ट इंडीज़ वर्सेस इंडिया, और यहाँ पर जो है इंडिया विनर रही हुई थी, ये चीज़ याद रखना है। और ये आपका
पहली बार इंडिया ने जीता हुआ था 1983 में क्रिकेट वर्ल्ड कप, और कपिल देव जो थे इस समय कैप्टन रहे हुए थे भारतीय टीम के। दूसरी बार कब जीता, तो दूसरी बार 2011 में इंडिया ने जीता, और दूसरी बार जब जीता तो यहाँ पर हराया हुआ था श्रीलंका को, दूसरी बार हराया हुआ था श्रीलंका को। और इस समय जो कैप्टन थे वो MS धोनी थी 2011 वाले वर्ल्ड कप में, और उसकी जो मेज़बानी है यानी कि होस्ट कहाँ हुआ था 2011 वाला, तो वो बांग्लादेश, श्रीलंका और जाकर के इंडिया में, यानी कि कंबाइंड आपका हुआ था जाकर के होस्ट। बाकी 2023 वाला आपको ऑलरेडी पता ही है कि इसकी होस्टिंग जो है भारत में हुई है, और ऑस्ट्रेलिया ने लगातार छठी बार जो है वर्ल्ड कप का खिताब जीत लिया है। और रनर अप की बात करें तो रनर अप तो आपको पता ही है कि भारत इस बार का रनर अप रहा हुआ था 2023 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्माइल 75 योजना किससे संबंधित है? तो स्माइल 75 योजना की बात करें तो ये जो मैसूर है, मैसूर को क्या करना है, भिखारियों से मुक्त करना है। यानी कि जो भीख मांगने वाले लोग हैं, तो यानी कि जो भी भीख मांगने वाले लोग हैं उनको इस तरह से सेटल किया जाएगा कि भीख मांगने वाले लोग वहाँ पर कम हो सकें, और मैसूर को जो है वहाँ पर भिखारी ना रह जाए। इससे रिलेशन है दो है आपका, किसका, आपका स्माइल 75 का, और ये योजना जो लॉन्च करी गई थी ये 2022 में। तो अगर वर्ष पूछे तो 2022 में आई हुई थी। भिखारियों से मुक्त करना है और ये मैसूर से रिलेटेड है, याद रखना है। नेक्स्ट, एक जनधन योजना से कुछ क्वेश्चन पूछा गया था, एग्जैक्ट नहीं पता चला है तो मैंने पहले भी करवाया हुआ है। 2014 में आपकी शुरुआत हुई थी जनधन योजना की, 10 साल पूरे हो चुके हैं इस योजना को। और याद रखना है इससे, जनधन योजना से, कि ये वित्तीय समावेशन की, इसमें क्या है कि जीरो वाले अकाउंट लोगों के खोले गए थे। वित्तीय समावेशन की सबसे बड़ी योजना रही हुई थी ये प्रधानमंत्री जनधन योजना। नेक्स्ट, एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया कि भारतीय हॉकी टीम ने पहली बार ओलंपिक में गोल्ड कब जीता हुआ था? तो ये जीता हुआ था 1928 में, 1928 में जीता हुआ था, और एम्स्टर्डम के अंदर हुआ था, ये चीज़ याद रखना है। एम्स्टर्डम में जीता हुआ था। कुल 8 बार अब तक गोल्ड हॉकी के अंदर जीत चुका है भारत, हॉकी के अंदर 8 गोल्ड जीत चुका है। और अभी 2020 वाले में ब्रॉन्ज मेडल जीता हुआ था, और 2024 जो भी पेरिस में हुआ है इसमें भी ब्रॉन्ज मेडल जीता हुआ है। और लास्ट जो गोल्ड जीता हुआ था इंडिया ने वो 1980 में जीता हुआ था। तो लास्ट गोल्ड 1980 में जीता, पहला यहाँ पर 1928 में जीता। कुल 8 गोल्ड जीते हैं, 2020 और 24 में ब्रॉन्ज मेडल जीते हुए हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन थे आज की शिफ्ट में। बाकी सेकेंड शिफ्ट में भी ट्राई करेंगे जो भी MBQ यानी कि मेमोरी बेस्ड हमें मिल पाएंगे। तब तक के लिए वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बाकी PDF वगैरह के लिए टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है, तो वहाँ से जा करके ज्वाइन हो जाना है।